हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर में रोशन के रुपए। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये रोशन की है। रोशन एक लड़की है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रही होगी। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। देखिए ये रोशन है, जो आपको पिक्चर दिख रही है। ये रोशन इस लड़की का नेम है और उसका जन्मदिन होता है तो उसके दादाजी उसको नोट देते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम छोटे थे तो अगर कोई हमें सिक्के देता था तो हमें वो सिक्के हमें कम लगते थे और जो कोई नोट देता था तो हमें वो ज़्यादा लगते थे। तो हम लोग नोट ही पसंद करते थे कि हमारे पास नोट है। तो ऐसे ही रोशन को भी खुशी हुई और उसने जब वो नोट मतलब उस नोट से वो क्या ख़रीदना चाहती थी, सीढ़ी खरीदना चाहती थी। उसका मन था कि लेकिन इस नोट को फिर वो देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। तब उसने उसके दाहिनी तरफ देखा तो गांधी जी दिखे उसको। तो गांधी जी और बाईं तरफ देखा तो शेर का चित्र था। तो उसने सोचा, आखिर ये शेर इस नोट में क्यों बना हुआ है। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देखो आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में शेरों वाला स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ देखो दिख रहा है ना। तो एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य। देखो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। मीन्स जो हमें चित्र वगैरह देख रहे हैं, जैसे ये सारनाथ के स्तंभ में ये शेर दिखाई दिए, तो ये शेर कैसे बने। ये शेर बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाए गए। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। आपको पता ही होगा सारनाथ कौन सी जगह है। सारनाथ वह जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ वही जगह है। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। मीन्स इनमें अभिलेख उत्कीर्ण किए गए इन पत्थरों में। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। आखिर उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन मीन्स आप सभी को पता होना चाहिए कि अशोक के दादाजी का नेम क्या था। अशोक के दादाजी का नेम चंद्रगुप्त मौर्य था और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी, ये की थी चाणक्य ने। और चाणक्य का नेम ही कौटिल्य है। ओके। और जो हमारी अर्थशास्त्र की नाम की किताब है उसमें चाणक्य के कई विचार इसमें सम्मिलित हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस, ये पूरे पैराग्राफ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले की थी। और चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नेम है और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और इनके विचार अर्थशास्त्र की नाम की किताब में सम्मिलित हैं। तो नेक्स्ट है वंश। वंश वंश किसे कहते हैं, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं। जैसे मैं राजा हूँ तो मेरे बाद मेरा पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। तो जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। उनमें से है चंद्रगुप्त, फर्स्ट चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था।
पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अब है साम्राज्य में बहुत से नगर थे। जो बहुत सारे नगर हैं तो साम्राज्य के अंदर आते हैं। तो ये हमें मानचित्र दे रखा है। इसमें जो मानचित्र में काले बिंदु हैं उसे साम्राज्य से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना, जो पटना के नाम से जानी जाती है अभी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला कौन सी जगह हुई? ये तक्षशिला ये है उत्तर पश्चिम में आने जाने का एक मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का एक रास्ता था, एक मार्ग था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसानों के और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, यानी उस समय के लोग खेती बाड़ी करते थे और पशुपालन करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जो मध्य भारत था उसका अधिकतर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी वहाँ बहुत सारे जंगल थे। तो वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग टाइप्स की भाषाएं बोलते थे, अलग अलग टाइप्स के भोजन करते थे और अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनते थे, पोशाकें पहनते थे। तो ये जो आपको मैप दिखाया गया है, इस मैप में जो लाल बिंदु हैं वो अशोक के शिलालेख उस जगह से मिले हैं जहाँ जहाँ लाल बिंदु हैं। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। बहुत सारे नगर जो होते हैं वो साम्राज्य के अंदर हैं, उन्हें ही साम्राज्य बोलते हैं। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं और भारत के कौन से राज्य हैं जहाँ मौर्य साम्राज्य से बाहर है। देखो अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, उन देशों के नाम बताना। जैसे ये हो गया पाकिस्तान, हो गया अफ़गानिस्तान, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। मैंने अभी आपको बताया है साम्राज्य के अंदर बहुत सारे नगर आते हैं। देखिए, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, राज्य छोटे होते हैं और साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है और साम्राज्य में जब बहुत सारे राज्य, बहुत सारे नगर आएंगे तो उसके लिए सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। यानी जो सम्राट होते हैं उनको क्या है, राजाओं की तुलना में संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है साम्राज्य का प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट का कहाँ ज़्यादा नियंत्रण था? पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास के इलाके थे। पाटलिपुत्र मीन्स अब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के इलाके सम्राट के अधीन थे, मतलब अधीन तो और भी थे, लेकिन यहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो किसके, ऑफिसर्स की, यानी अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। जो उनका कहना नहीं मानता था तो अधिकारियों ने पनिशमेंट भी देते थे, यानी सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था।
संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। राजा अधिकारियों को तो भेजते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उन अधिकारी क्या कर रहे हैं, अधिकारियों के जो कार्यकलाप हैं उसके लिए भी राजा क्या है, जासूस भेजते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और इन सब के ऊपर कौन था, सम्राट, क्योंकि सम्राट क्या है, साम्राज्य मीन्स सम्राट के, इन सब के ऊपर सम्राट था जो सभी राजा परिवारों एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य मीन्स ये हो गया कि जो राजा है, जो सम्राट है, वो सभी पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जो ये प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था एंड ये इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और जो राजा थे, राजकुमार थे, उनको वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासक थे वो मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है वो कंबल के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होती है। और दक्षिण भारत है नीचे, तो वहाँ सोने और जो कीमती पत्थर प्रसिद्ध थे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब हम बात करते हैं नजराना होता क्या है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, मीन्स इस चीज़ में टैक्स लगेगा, इस चीज़ में कर लगेगा, वहीं जो नजराना होता है अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है और लोग इसे अपनी मर्जी से देते हैं। ऐसे नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से देते हैं। ये नजराना उन्हीं लोगों से लिया जाता था जो अपनी मर्जी से देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये लाइन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा कौन थे? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में अपने कौन से राजदूत को भेजा? उनका नाम क्या था? उनका नाम मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे राजदूत बन के। किसके राजदूत थे? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। तो उन्होंने ये लिखा था, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्होंने बोला कि जब भी वो जनता के सामने आते हैं तो मीन्स राजा जब भी जनता के सामने आते हैं तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये सब मेगास्थनीज ने लिखा है जो उन्होंने अपने सामने देखा। और पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है।
तो और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। मीन्स ये था ना कि जो जंगल वाले इलाके थे, वहाँ जो लोग रहते थे वो इंडिपेंडेंट थे। एंड उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मीन्स इनके जो भी संदेश थे वो अभिलेखों में लिखे गए हैं, अभिलेखों में संरक्षित हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। जब 8 साल राजा बने और 8 साल बाद उन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैंने यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा। मीन्स उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए जिस कलिंग युद्ध में। तो तब से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपने विचार परिवर्तन कर दिया। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्धजनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। जब उन्होंने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं और जो मरे नहीं हैं वो उनके जो भी सगे संबंधी हैं वो मारे गए हैं, तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने यह निर्णय करा कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे और अपने आने वाले बेटे और पोतों को भी यह अभिलेखों द्वारा सूचित करेंगे कि वे भी युद्ध ना करें। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उनके उसमें किसी देवता की पूजा नहीं की जाती थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवारों में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामान नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। कौन कौन सी जगह में? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे।
उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था करी। ये जो पिक्चर दिख रही है, इसमें उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिली है। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और यह अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अपनी परिचय के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छे व्यवहार करना। कितने अच्छे विचार थे इनके, देखिए। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा ना करना। मीन्स अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा करना दोनों ही गलत बात होती हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मीन्स ना तो हमें अपने धर्म की प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही दूसरों के धर्म की बुराई करनी चाहिए। यह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ऐसी चीज़ है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। अब है मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े पहले, यानी 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करनी थी। उत्तरी सीमा की किससे रक्षा करनी थी? पशुपालकों से। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि इस साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी थी। इसकी लंबाई कितनी थी? 6400 किलोमीटर, तथा पत्थर और ईंटों से बनी थी। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी। इस दीवार को बनाने के लिए हजार लोगों को काम करना पड़ा। हर 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। तो यहाँ ये अध्याय यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा? थैंक यू।